मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलो फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और बच्चों पाठ 8 पढ़ रहे थे विज्ञान विषय में, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। कोशिका के भाग पढ़े हमने। मैंने आपको कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। अब अगला जो भाग है और मुख्य भाग जो है किसी कोशिका का, वो है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में जानेंगे कि केंद्रक की क्या संरचना होती है और कैसा दिखता है वो। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो केंद्रक है वो अहम और मुख्य भाग है किसी भी सजीव कोशिका का। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, लगभग कोशिकाओं में ये गोल ही होता है बच्चों, तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, कोशिका के ठीक बीचों बीच स्थित होता है और लगभग गोलाकार होता है, लेकिन कभी कभी इसकी शेप थोड़ी अंडाकार भी हो सकती है। इसके अलावा पादप कोशिकाएं जो है उसमें रिक्तिकाएं पाई जाने के कारण ये सरक करके और साइड में कोशिका भित्ति की तरफ चला जाता है। इससे पहचान सकते हो आप, ये एक अलग सिम्टम्स या लक्षण है कि जंतु कोशिका में केंद्रक ठीक मध्य में होगा, जबकि पादप कोशिका में ये कुछ साइड होगा, है ना, परिधि की तरफ होगा या कोशिका भित्ति की तरफ होगा। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके यानी रंग कर सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो देखिए केंद्रक की संरचना में क्या क्या दिखता है सूक्ष्मदर्शी में। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, यानी अलग से ही दिखता है ये गोलाकार भाग। ये कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर केंद्रक, आपके राइबोसोम, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक, ये सब परिबद्ध रहते हैं कोशिका झिल्ली से। लेकिन इन सब अंगकों के ऊपर भी झिल्लियाँ पाई जाती है, जिससे कोशिका रस से और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली पाई जाती है, जिससे ये कोशिका रस से अलग रहता है या कोशिका द्रव्य से अलग दिखाई देता है, सेपरेट रहता है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है ये और पोरस यानी छिद्रित होती है। ठीक है, झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सैरंध्र होती है, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अच्छा, ये छिद्र क्यों पाए जाते हैं? ताकि कोशिका रस से आवश्यक पदार्थ केंद्रक में जा सके और केंद्रक के द्रव्य से, है ना, जो केंद्रक द्रव्य है उससे आवश्यक पदार्थ कोशिका में आ सके, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। समझ गए आप? जिस तरह से कोशिका झिल्ली करती है उसी तरह से उच्च आवर्धन क्षमता वाली यानी अधिक कैपेसिटी वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, यानी एक गोलाकार बिंदु दिखाई देता है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं होती है बच्चों। देखो, धागे की समान जो संरचनाएं हैं बच्चों, वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं। जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं, ये जीन के धारक हैं। यानी जो जीन होते हैं आनुवंशिक इकाई है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जीन का है, और ये जीन जो है वो गुणसूत्रों की दीवार पर चिपके रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र हैं, जो आनुवंशिक इकाई है, उनके धारक वो जीन के धारक हैं। ठीक है, तथा आनुवंशिक गुणों एवं लक्षणों को जनक से, माता पिता से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो आनुवंशिक पदार्थ है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, वो सब पदार्थ केंद्रक में ही निहित होता है। ठीक है, गुणसूत्रों के रूप में। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजित होने लगती है तो गुणसूत्र मोटे और छोटे होकर गुणसूत्र के रूप में आ जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अन्यथा ये बाल जैसे या धागों जैसे जाल के रूप में पाया जाता है जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन जाल, है ना। अब देखते हैं जीन के विषय में पढ़ेंगे। जीन सजीव में आनुवंशिक इकाई है। प्रश्न पूछा जाता है आनुवंशिक इकाई क्या है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे गुणसूत्र और जीन। इसके अलावा 2 ऑप्शन और होंगे। बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में गुणसूत्र लगा देते हैं, लेकिन आनुवंशिक इकाई जो है, क्योंकि सारे लक्षण जीन में ही निहित होते हैं, तो आनुवंशिक इकाई जीन होती है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों, क्योंकि इन लक्षणों के लिए जीन ही उत्तरदायी होते हैं। और गुणसूत्रों के साथ चिपककर जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो माता पिता से ये लक्षण जो है वो संतान में जाते हैं। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणामस्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी लक्षणों के जीन के जोड़े बदल जाते हैं या वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। इस कारण माता पिता में कुछ लक्षण अलग हो जाते हैं, माता पिता से संतान में कुछ लक्षण अलग हो जाते हैं। ठीक है, वंशानुगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला।
तो वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण कहलाता है। यानी यही जो है वो सारे नियंत्रण करता है कोशिका में होने वाली क्रियाओं के, ठीक है। कंट्रोल रूम एक तरह से ये सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। देखो केंद्रक, कोशिका द्रव्य, सारी चीज़ें मिला करके यदि कोई सजीव कोशिका है तो उसके आंतरिक पदार्थों को कंप्लीट या कंबाइंड रूप से जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित हो गए। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिका के केंद्र की संरचना भी एक जैसी होती है? तो चलिए देखते हैं। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। कहने का मतलब होता है कि जीवाणुओं का जो लोअर जीव है, नीचे निम्न स्तर के जो जीव हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं जिनको, आद्य जीव, उनके केंद्रक जो है वो बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक जैसे नहीं होते। उनके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और स्पष्टतः उनको देखने में दिक्कत होती है, स्पष्ट नहीं होते वो। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या आद्य केंद्र की कोशिकाएं कहलाती है। जिनके आद्य केंद्रक जीव वो होंगे या आद्य केंद्र की जीव वो होंगे जिनके केंद्रक पर केंद्रक आवरण नहीं होगा। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित यानी विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। खाली बबल समान संरचनाएं थी जो रिक्तिकाएं कहलाती हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, यानी हो सकता है किसी कोशिका में एक रिक्तिका और वो भी बड़ी हो, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल की कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं और कई भी हो सकती हैं, छोटी छोटी भी हो सकती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था ना, रिक्तिकाएं या जो ये खाली स्पेस आपको दिखते हैं ये पादप कोशिका में बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी से प्रेशर लगने से या धक्का लगने से केंद्रक जो है वो एक तरफ सरक जाता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है, इसलिए केंद्रक बीचों बीच रहता है। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। अब ट्रोडेस्केंशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है, यानी जगह जगह बिखरी रहती है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं या हरित लवक कहते हैं। ये देखिए आप, एक पादप कोशिका का चित्र है। ये कोशिका झिल्ली, ये खाली स्पेस जो है ना, यहाँ बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इतनी बड़ी रिक्तिका है, इसके कारण ये केंद्रक जो है वो साइड में सरक गया है, देख रहे हो आप, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य हरे रंग की जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो हरित लवक है। ये पादप कोशिका का चित्र है। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है। हरे रंग के वर्णक हैं ये। इनके बिना पौधा भोजन बना नहीं सकता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक और उसमें उपस्थित क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नाम का वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना करते हैं। चलो, यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए बी का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें, है ना। इनको देख के पता लगाएं। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है, आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। ये बेटा जंतु कोशिका है जिसका चित्र मैंने आपको कल बनाने के लिए दिया था। ये देखिए कोशिका झिल्ली, केंद्रक, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, केंद्रक बीचों बीच है और इसकी रिक्तिकाएं भी छोटी हैं। और ये जंतु कोशिका है और ये दोनों के लिए अंतर के लिए सारणी है। देखो कोशिका का नाम, कोशिका के भाग का नाम, ठीक है। इधर पादप कोशिका और इधर जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है तो उपस्थित। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में इसलिए उपस्थित और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। केंद्रक दोनों में होगा,
केंद्रक झिल्ली दोनों में होगी, कोशिका द्रव दोनों में होगा। प्लास्टिड यानी लवक, हरे कौन होते हैं? पौधे ना, तो केवल पादप कोशिका में होगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा। और रिक्तिकाएं दोनों में होंगी, ठीक है, लेकिन एक में छोटी और एक में बड़ी होंगी। पादप कोशिकाओं में बड़ी होगी और जंतु कोशिकाओं में छोटी होगी। तो ये सारणी आपको यहाँ से बनानी है। कल आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाया होगा और आज इनका वर्णन करना है आपको, है ना, कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे होते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स।